नमस्कार निर्माणे इसके प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपनी केस स्टडी की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो हमने केस स्टडी डिस्कस करा था उसमें 2022 का एक केस स्टडी था जिसमें कि एक अधिकारी के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर हमने चर्चा करी थी। केस स्टडी बनाना कैसे होता है ये सीखा था। लेकिन इस केस स्टडी में ये एक केस स्टडी है जो कि 2021 का केस स्टडी है और यह केस स्टडी पिछले केस स्टडी से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर एक सिविल सर्वेंट के तरह पे नहीं बल्कि आपको एक टीचर के तरह पे, एक प्रोफेसर की तरह पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपके सामने कौन कौन से नैतिक मुद्दे आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इस पर आज हमें सोचना है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस केस स्टडी को। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम केस स्टडी बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी फ्रेमिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो कि केस स्टडी में होती है कि कोई भी केस स्टडी हो, आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रो लिखना होता है, मतलब परिचय देना होता है। परिचय क्या होता है हम इस पर बात करेंगे अभी। फिर परिचय के बाद आप उसके हितधारक बताना होता है कि उसके स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं इसके स्टडी में यह बताना होता है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपको उसमें जो इथिकल इश्यूज शामिल हैं, नैतिक मुद्दे, वह बताना होता है। और उसके बाद नैतिक मुद्दे बताने के बाद चौथा ऑप्शन होता है कि अब यूपीएससी ने इस इथिक्स से रिलेटेड, इसके स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे यहां पे यूपीएससी ने इसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा है, आपको दिख रहा है ए बी और नीचे सी है, 3 क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है। तो अब तीसरा स्टेज आता है, चौथा स्टेज आता है जब आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है। तो यहां प्रश्नों के उत्तर, आंसर्स लिखने होते हैं और सबसे लास्ट स्टेज होता है कि आपको कंक्लूजन देना होता है। देखिए, ये बार बार बहुत सारे लोग आपको बताते रहते हैं या सुनने को बार बार मिलेगा आपको कि भाई केस स्टडी में जब यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपको कंक्लूजन क्यों देना है। जैसे इस केस स्टडी में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको इस 3 क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, आपकी केस स्टडी खत्म हो जाएगी। तो ये केस स्टडी नहीं होता है। बेसिकली केस स्टडी क्या होता है कि आप किसी भी मुद्दे को ऐसे प्रस्तुत करें कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको अगर समझना चाहे तो वह एक उसको एक समझ विकसित हो जाए, आप उसके हर डायमेंशंस को खोल करके रख दे। ठीक है। केस स्टडी का मतलब यही होता है कि उसमें जितने मुद्दे हैं वो सब आप अलग अलग रख दें ताकि सामने कोई भी आए उसको तुरंत देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें इतने मुद्दे शामिल हैं। जबकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है उसमें 3 प्रश्न पूछे तो ये 3 प्रश्न हैं, लेकिन केस स्टडी एक बड़ा एरिया है। और अगर आपको विशेष समझ की जरूरत है तो आप हमारा इसका पिछले वीडियो जो है जिसमें केस स्टडी के बारे में इंट्रोडक्शन किया गया है और फिर 2022 का एक केस स्टडी बताया भी गया, उसको भी जरूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन 3 कामों को, मतलब कि इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर्स और इथिकल इश्यूज, इनको, ये देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ये यूपीएससी ने पूछा नहीं है लेकिन आपको ये बताना जरूरी होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस जरूर है लेकिन ये बताना बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 बताना जरूरी होता है। हालांकि हाँ, यूपीएससी ने एक काम किया है कि अब जो 2021 के बाद से उसने केस स्टडी पूछना शुरू किया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में वो खुद ही इथिकल इश्यूज को एक क्वेश्चन बना के दे देता है। जैसे इसमें भी देखिए कि इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। मतलब कि आपको नैतिक मुद्दे अलग से बताना नहीं है बल्कि यूपीएससी ने खुद ही एक क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको क्वेश्चन के तौर पे उसको शामिल कर लेना है। तो इसका मतलब है कि जब इस केस स्टडी में आना है तो आपको ये 2, पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा इसके हितधारक, ये दोनों पहले बता देना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देना है जिसमें कि इथिकल इश्यूज भी शामिल हो जाते हैं और शेष क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। फिर आपको निष्कर्ष पे आना है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं केस स्टडी पे। ठीक है।
पढ़ते हैं इसको। आप एक मध्यवर्गीय शहर में डिग्री कॉलेज के उप प्रधानाचार्य हैं, मतलब एक व्यक्ति है जो किस पोस्ट पे है, उप प्रधानाचार्य के पद पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उप प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रबंधन उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है, मतलब कि अभी आप उप प्रधानाचार्य हैं लेकिन आपके ऊपर कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी भी वर्तमान में आप ही निभा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि प्रबंधन आपको प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत कर सकता है, एक संभावना आ गया कि आपको प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है। इसी बीच वार्षिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में आए उड़नदस्ते ने दो छात्रों को अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया और कॉलेज का एक वरिष्ठ व्याख्याता व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों के इस कार्य में मदद कर रहा था। तो एक वरिष्ठ व्याख्याता इनकी मदद कर रहा था। यह वरिष्ठ व्याख्याता प्रबंधन का करीबी भी माना जाता है और उनमें से एक छात्र स्थानीय राजनेता का बेटा था जो कॉलेज को वर्तमान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से संबंधन कराने में मददगार रहा था, और दूसरा छात्र एक स्थानीय व्यवसायी का बेटा था जिसने कॉलेज चलाने के लिए अधिकतम धन दान में दिया था। देखिए, समझते जाइए, जो मैं बताते जा रहा हूं उसको समझते जाइए, फिर फाइनल हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सूचित किया, आपने प्रबंधन को सूचित कर दिया। प्रबंधन ने आपको किसी भी कीमत पर उड़नदस्ते के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा। अब प्रबंधन क्या कर रहा है कि आप उड़नदस्ते के साथ इस मुद्दे को हल कर लीजिए, और उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से न केवल कॉलेज की छवि खराब होगी बल्कि राजनेता और व्यवसायी भी कॉलेज के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके कि वो दोनों बेटे हैं। ठीक है, ऐसे में आपको यह भी संकेत दिया गया था कि प्रधानाचार्य के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति उड़नदस्ते के साथ मुद्दे को हल करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। यह भी हिंट दिया गया कि आपको प्रधानाचार्य तब बनाया जाएगा जब आप उड़नदस्ते के साथ मुद्दे को हल कर लेंगे। ठीक है, इस दौरान आपके प्रशासन अधिकारी ने सूचित किया कि छात्र संघ के कुछ सदस्य इस घटना में शामिल वरिष्ठ व्याख्याता और छात्रों के खिलाफ कॉलेज के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो यह केस स्टडी था जो हमने समझा। केस स्टडी क्या है कि एक कॉलेज में आप उप प्रधानाचार्य हैं, आपके कॉलेज में एक परीक्षा हो रही है और उड़नदस्ता आया, उसने दो बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ा। उन दोनों बच्चों के जो पिताजी हैं वे काफी कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कॉलेज के प्रबंधन ने आपसे कहा कि आप इन बच्चों को उड़नदस्ते के पास जाने से बचाइए, इन बच्चों को रिस्ट्रिकेट होने से बचाइए, और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम आपको क्या बना देंगे, प्रधानाध्यापक बना देंगे, या हाँ प्रधानाचार्य बना देंगे। लेकिन समस्या क्या है कि इस बात की खबर वहां के जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनको पता लग गई है कि कॉलेज उन स्टूडेंट्स को जो कि चोरी करते हुए पकड़े गए थे उनको बचाने का प्रयास कर रहा है और उड़नदस्ते के साथ सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट यूनियन के छात्र अब हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? यूपीएससी ने ऑप्शन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों की जांच कीजिए, कौन कौन से नैतिक मुद्दे आपके यहां पर प्रभावी होते हैं। दूसरा कि उप प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उप प्रधानाचार्य के पास आपके कौन कौन से विकल्प हैं और उन विकल्पों की आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, और कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों, यह भी बताना है आपको। ठीक है, तो केस स्टडी मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब आते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले यह देखना है कि इस केस स्टडी में हमारे एथिक्स के कौन कौन से सिलेबस का पार्ट शामिल है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पार्ट शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं
कि मानवीय मूल्य, आप एक प्रधानाचार्य हैं, उप प्रधानाचार्य हैं, उप प्रधानाचार्य के रूप में आपके कुछ वैल्यूज हैं, आपके कुछ मूल्य हैं, आप चोरी करने वाले स्टूडेंट्स को बचा रहे हैं, तो यह आपके मूल्य के खिलाफ है, तो इसका मतलब कि मानवीय मूल्य प्रभावित हो रहा है। दूसरा कि सार्वजनिक हाँ ठीक है, दूसरा है कि शैक्षणिक संस्थान की भूमिका, किस लिए, मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। अब एक शैक्षणिक संस्थान में स्टूडेंट्स को यह संदेश दिया जा रहा है कि तुम चोरी करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, तो क्या होगा, उन बच्चों में मूल्य विकसित होगा, नहीं होगा। तो यह यूपीएससी के सिलेबस का यह सेक्शन भी इस केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा है कि भावनात्मक समझ। अब आप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य हैं, आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि आप स्कूल प्रबंधन को और स्टूडेंट्स यूनियन को जो विरोध कर रहे हैं, दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, यह अब आपके भावनात्मक समझ पर निर्भर करता है। तो यूपीएससी का सिलेबस का यह पार्ट भी इसके स्टडी से जुड़ा हुआ है। अगला क्या है कि निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। ये निजी संस्थान है, निजी संस्थान में नैतिक चिंता क्या है कि भाई निजी संस्थान में प्रबंधक को आप खुश रखेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और नहीं खुश रखेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। जबकि जो सरकारी संस्थान है यहां पर एक सिस्टम होता है, जबकि निजी संस्थानों में जो निजी भागीदारी करने वाले लोग हैं, जो प्रबंधक के लोग हैं, उनकी भूमिका ज्यादा होती है। तो यूपीएससी के सिलेबस, ये सिलेबस है, सिलेबस के इतने टॉपिक इस केस स्टडी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका परिचय लिखेंगे। परिचय, सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, परिचय लिखना होता है। परिचय होता क्या है, परिचय में बेसिकली बताना होता है कि इस केस स्टडी में एथिक्स के सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट शामिल है, ठीक है। तो अब हम लोग बताना शुरू करेंगे इसमें कि भाई इस केस स्टडी में हमारे कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। लिखेंगे कि इस केस स्टडी में, इस केस स्टडी में निजी संस्थानों में, निजी संस्थानों में, निजी संस्थानों में नैतिक चिंता, नैतिक चिंता एवं दुविधाएं मूल्य विकसित करने में, मूल्य विकसित करने में, मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका एवं सिलेबस का कौन सा पार्ट है, और भावनात्मक समझ और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो लिखेंगे एवं भावनात्मक संबंध, भावनात्मक समझ, भावनात्मक समझ तथा सार्वजनिक संबंधों में, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र से संबंधित, नीति शास्त्र से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। तो ये क्या हो गया, अब आपका, यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आपने इस केस स्टडी का पूरा क्रक्स निकाल करके कि इस केस स्टडी में कौन कौन सी नैतिक मुद्दे जो कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है, वह इस केस स्टडी में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो परिचय में आपने क्या किया इंट्रोडक्शन में कि सिलेबस का वह सभी पार्ट जो कि इस केस स्टडी से जुड़ा था, इसको लेकर के आपने एक जगह लिख दिया। ठीक है, तो पहला हो गया कि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब दूसरा काम क्या होता है इंट्रोडक्शन के बाद? इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा काम क्या होता है कि आपको हितधारक बताना होता है। अब आइए देखते हैं कि हितधारक कैसे बताते हैं भाई। तो पहला हमने परिचय लिखा, अब इसके बाद आते हैं हितधारक पर। ठीक है, हितधारक क्या होता है? हितधारक या हितधारक, इसी को अंग्रेजी में स्टेक होल्डर भी कहते हैं। तो अब देखते हैं पहले कि भाई हितधारक कौन कौन से हैं इस केस स्टडी में। हितधारक का मतलब क्या है कि इसमें कितने लोग इस मुद्दे में शामिल हैं। तो सबसे पहला कि आप उप प्रधानाचार्य शामिल हैं। ठीक है, तो पहला लिखेंगे उप प्रधानाचार्य। ठीक है, उप प्रधानाचार्य। दूसरा और कौन सा शामिल है? सीक्वेंस से देखते जाइए। उप प्रधानाचार्य शामिल थे, उसके बाद प्रबंधन। ठीक है, तो दूसरा स्टेक होल्डर कौन सा है? प्रबंधन। तो हितधारक के बाद हम क्या लिखेंगे? प्रबंधन। ठीक है, तीसरा इसमें कौन शामिल है भाई? तो तीसरा अगर हम देखते हैं तो प्रबंधन के बाद कौन सा है? उड़नदस्ता। उड़नदस्ता भी शामिल है। तो तीसरा हो गया उड़नदस्ता। ठीक है, चौथा उड़नदस्ता के बाद चौथा कौन था? छात्र। कौन वाले छात्र? छात्र जो, अब छात्र लिखा तो आपने इंडिकेट कर दिए कैसे छात्र? जो परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हुए पकड़े गए। ठीक है, तो छात्र हो गए। उसके बाद अगला कौन सा है? तो छात्रों के पिता भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, छात्रों के पिता हो गए। अब छात्रों के पिता के बाद का और कौन से लोग शामिल है भाई? छात्रों के पिता हो गए, उसके बाद प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद छात्र संघ के नेता। तो छात्र संघ के नेता। ठीक है, तो छात्र संघ के नेता। छात्र संघ के नेता तो शामिल हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज भी इसमें शामिल है, क्योंकि विश्वविद्यालय या कॉलेज इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो स्कूल होते हैं, या जो मनुष्य पैदा करते हैं, वही मनुष्य समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है। तो अब यहां पर जो प्रभाव होगा छात्रों पर, वह प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। तो समाज भी शामिल है, उसके साथ समाज के साथ साथ राष्ट्र भी शामिल है, क्योंकि समाज और राष्ट्र दो अलग अलग श्रेणियां नहीं है, समाज से ही राष्ट्र बना है। तो इतने लोग इस केस स्टडी से जुड़े हैं। तो आपने क्या किया? हितधारक लिख करके पहले आपने इसका परिचय दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? हितधारक बता दिए। ये सारे हितधारक इस केस स्टडी से जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? हितधारक बताने के बाद अब आपको तीसरा काम क्या है? नैतिक मुद्दा बताना। ठीक है, लेकिन नैतिक मुद्दा अलग से इसलिए नहीं बताना है क्योंकि प्रश्न ने स्वयं पूछ दिया है, पहला क्वेश्चन, कि इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको बता देना है कि इस मुद्दे में, इस केस स्टडी में कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, तो अब आप लिखना शुरू करेंगे हितधारक बताने के बाद, और इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या ए है, और उसमें लिखेंगे नैतिक मुद्दे। ठीक है, यूपीएससी ने खुद ही पूछ लिया है नैतिक मुद्दे, तो अब आपको नैतिक मुद्दे लिखने हैं। तो भाई कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? नैतिक दुविधा नहीं, नैतिक मुद्दे। तो नैतिक मुद्दे एक बड़ा टर्म है जिसमें कि नैतिक मुद्दों के साथ साथ दुविधा भी शामिल हो जाती है। तो सबसे पहला नैतिक मुद्दा क्या है?
कि शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। भाई सबसे बड़ी तो चिंता यही है, नैतिक मुद्दा यही है कि शैक्षणिक संस्थान को हमने क्यों बनाया है, ताकि वह समाज में नैतिकता का प्रसार कर सके, और यहां इसी पर चुनौती आ रही है। दूसरा, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित। अब भाई यह कैसे है, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित कैसे है? क्योंकि अगर उप प्रधानाचार्य इस उड़नदस्ते को मैनेज कर लेता है तो उसको व्यक्तिगत लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि उसको प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसको व्यक्तिगत लाभ होगा। लेकिन अगर ऐसा वह करता है तो वह क्या करेगा? स्कूल के छात्रों को एक गलत संदेश देगा। वे जो छात्र आज अगर चोरी करते हुए पकड़े गए, आज उनको पनिशमेंट मिल जाएगा, तो अगली बार, क्योंकि वो परमानेंट ऐसा तो पनिशमेंट है नहीं कि उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, अगली बार क्या होगा कि वह सुधर जाएंगे, वो समझेंगे कि गलती करने पर दंड मिलता है, तो आगे बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने गलती करी और उनकी गलती की सजा नहीं मिली उन्हें, तो आगे गलती करने के लिए उन्हें और प्रेरणा मिल जाएगी। और शिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है? शिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है? मानव को डेवलप करना, नैतिक मानव का विकास करना, कुशल मानव का विकास करना। और यहां पे कैसा मानव विकसित हो रहा है? यहां पर एक अनैतिक मानव को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसीलिए व्यक्तिगत हित को अगर ध्यान दिया जा रहा है तो सार्वजनिक हित मतलब समाज का हित प्रभावित हो रहा है, उन छात्रों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो चोरी करना सीखेंगे तो आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। उनके मन में भाव रहेगा कि हम तो चोरी करके पास हो सकते हैं क्योंकि हमारे पिताजी बड़े बड़े हैं। तो इससे सार्वजनिक हित, समाज का कल्याण नहीं होगा। तो दूसरा मुद्दा क्या हुआ कि व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित, ठीक है, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित। और कौन सा मुद्दा शामिल हुआ भाई? तो इसमें तीसरा मुद्दा है मानवता बनाम समाज का मुद्दा, ठीक है। अब मानवता बनाम समाज कैसे भाई? तो मानवता क्या है? मानवता है कि एक नैतिक मानव समाज में आए, और उन बच्चों पर अगर मानवीयता दिखाई जाए तो उन बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, समझा करके छोड़ देना चाहिए। ये मानवता है कि थोड़ी गलती किया तो उसको माफ कर दो, मानवता यह है। दंड देना मानवता नहीं है। तो थोड़ा मानवता हो गया कि बच्चों को थोड़ा माफ कर दिया जाए भाई, लेकिन मानवता बनाम समाज। लेकिन अगर हम मानवता दिखा रहे हैं तो वो फिर समाज में अब वो गलत तरीके से संदेश जाएगा, और वे फिर समाज से जुड़ेंगे तो गलत समाज बनेगा। तो मानवता बनाम समाज भी हो जा रहा है, ठीक है। अगला क्या है? जवाबदेही बनाम भ्रष्टाचार, है ना। अब आप एक जवाबदेह पद पर हैं, आप एक उप प्रधानाध्यापक हैं, तो आपकी जवाबदेही छात्रों के प्रति है कि छात्रों को अच्छा बनाएं, ठीक है, न कि अब छात्रों के साथ गलत करने लगे। तो ये क्या हो जाएगा? आप जवाबदेही से समझौता करेंगे और फिर क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप भ्रष्ट हो रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको पद मिल सके। तो इतने मुद्दे आपके नैतिक मुद्दे शामिल हैं। और भी आप बता सकते हैं, जितने मुद्दे समझ में आए आपको सारे मुद्दे बता सकते हैं। सत्यनिष्ठा बनाम भ्रष्टाचार, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो आपने पहले क्या किया कि पहले आपने परिचय बताया, परिचय बताने के बाद क्या किया? इनके हितधारक बताए कि इस मुद्दे से कौन कौन से हितधारक जुड़े। फिर क्या बताया कि इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ठीक है। अब अगले पेज पे क्या करेंगे? अब प्रश्न संख्या बी का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या बी। अब प्रश्न संख्या बी क्या है भाई? देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या बी है,
आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, शायद मैं पढ़ लेता हूं कि उप प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए। इसका मतलब है कि उप प्रधानाध्यापक के रूप में आप पहले अपने विकल्प बताएंगे, फिर उन विकल्पों की जांच करेंगे। ठीक है, तो अब बी में आप लिखेंगे यहां पर कि उप प्रधानाचार्य के रूप में, उप प्रधानाचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में मेरे पास उपलब्ध विकल्प। ठीक है, उपलब्ध विकल्प। अब वो कौन कौन से विकल्प हैं आप लिखते जाएंगे। विकल्प नंबर 1 क्या विकल्प है भाई? पहला तो कि उड़नदस्ते से समझौता कर लूं। उड़नदस्ते से समझौता, ये तो एक पहला विकल्प है कि उड़नदस्ते से समझौता कर लूं। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है कि उड़नदस्ते के जो प्रबंधन है, प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। तीसरा विकल्प क्या है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर छात्रों को दंड देने की अनुमति दूं। दंड देने की अनुमति दूं। तो ये आपके पास ये 3 विकल्प उपलब्ध हैं। तो क्या करना है, प्रश्न क्या है कि आप अपने विकल्पों की जांच करें। सबसे पहले आप बताएं कि आपके पास उपलब्ध विकल्प के कौन कौन से हैं और फिर उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि उसके लाभ और हानि दोनों को बताएं। ठीक है, और फिर बताएं कि आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों। तो अब आते हैं इसके लाभ और हानि पर बात करते हैं। ठीक है, आपने विकल्प बता दिया, अब बताएंगे कि विकल्पों का समालोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे कि प्रथम विकल्प क्या है? प्रथम विकल्प है कि उड़नदस्ते से समझौता। तो प्रथम विकल्प लिखिए कि प्रथम विकल्प प्रधानाध्यापक के रूप में मेरे मूल्यों और जवाबदेही के विपरीत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हानि हुई। ठीक है, अब पहले विकल्प का लाभ क्या है? तो इसका लाभ लिखिए। संभावना है मेरा चयन प्रधानाध्यापक के रूप में हो जाए। तो पहले विकल्प के मूल्यांकन में हमने देखा कि उसकी लाभ क्या है कि हो सकता है कि मैं प्रधानाध्यापक के रूप में चयनित हो जाऊं, और हानि क्या है कि प्रधानाध्यापक उप प्रधानाध्यापक के रूप में जो आपकी जवाबदेहियां, यहां पे लिख दीजिएगा उप प्रधानाध्यापक के रूप में जो आपकी जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, आप उसको छोड़ रहे हैं। और जबकि शैक्षणिक पेशा है
यह एक नैतिक पेशा है, यह समाज के लिए आदर्श तैयार करता है, तो इसे समझौता कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट के लाभ और हानि आपने बता दिए। उसी तरीके से अब दूसरे पॉइंट का लाभ और हानि बताएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, चूंकि दोनों पॉइंट काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यह भी लिख सकते हैं कि प्रथम और सेकंड का मूल्यांकन। ठीक है, तो दोनों का मूल्यांकन सेम ही होगा। उसके बाद लिखेंगे कि मैं तीसरे ऑप्शन का चयन करूंगा। मैं तीसरे ऑप्शन का चयन करूंगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर छात्रों को दंड देने की अनुमति दो। तो आप बता दिए कि मैं तीसरे का, चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न खुद कह रहा है कि आप कौन से विकल्प का चयन करेंगे और क्यों। तो विकल्प पहले आपने बता दिए, फिर आपने बताया कि मैं तीसरे विकल्प का चयन करूंगा, और अब बताना शुरू कीजिए कि मैं तीसरे ऑप्शन का चयन करूंगा, विकल्प का चयन करूंगा। अब लिखिए क्योंकि पॉइंट नंबर 1, यह विद्यालय के प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। वृद्धि कैसे करेगा? ताकि लोगों को पता लगेगा कि इस विश्वविद्यालय में अगर छात्र गलती करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। तो पहली बात। दूसरा पॉइंट, इससे विद्यालय के प्रति शिक्षक की जवाबदेही भी पूर्ण होगी। ठीक है। और तीसरा, छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। क्यों? क्योंकि आज जब पहली गलती वो कर रहे हैं और तभी उन्हें दंड मिल जाएगा, तो आगे वो गलती नहीं करेंगे, तो यह सीख मिलेगी उन्हें। ठीक है, इतना ये आप बता देंगे कि इन कारणों से मैं इस विकल्प का चयन करूंगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि संभावना है कि प्रबंधक मुझे प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति नहीं दे, तथापि मेरी योग्यता के अनुरूप मुझे समय के साथ पदोन्नति भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस केस स्टडी को, उसके सारे पॉइंट्स को बता दिए। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या देना है, क्योंकि अंतिम कड़ी क्या होती है कि जब आप सारे ऑप्शंस बता देते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना होता है? लास्ट में बताना होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, तो अब निष्कर्ष लिखना है। आपने प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हितधारक लिख दिए, नैतिक मुद्दा बता दिया, प्रश्नों के उत्तर बताए। अब आपको क्या करना है? निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष में क्या करेंगे?
निष्कर्ष में आप बताएंगे, अब लिखेंगे निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख के लिखेंगे कि इस केस स्टडी में, इस केस स्टडी में, इस केस स्टडी में मैं अपनी कौन सी योग्यता, किस व्यक्ति, किस योग्यता की बात हो रही है, इमोशनली इंटेलिजेंट कितने हैं आप। क्योंकि अगर आप छात्रों के पिता को उसको समझाने में सफल रहे, प्रबंधक को समझाने में सफल रहे कि यह जो निर्णय हो रहा है यह सही है, तो हो सकता है आप पदोन्नति भी हो जाए आपकी और वो लोग आपसे संतुष्ट भी हो जाएं। तो इस केस स्टडी में मैं अपनी भावनात्मक समझ का उपयोग कर प्रबंधन को यह समझा दूंगा कि तीसरा विकल्प छात्रों, विद्यालय एवं प्रबंधन के हित में है, एवं प्रबंधन के हित में है। इस तरह मैं अपने कर्तव्यों का या अपने जवाबदेहियों का सटीक निर्वहन कर पाऊंगा। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, आपने पूरी केस स्टडी पढ़ ली, केस स्टडी के सारे पॉइंट्स बता दिए, जो जो बताना था वो ही बता दिया, कंक्लूजन भी दे दिया कि कंक्लूजन में प्रश्न के जो मुद्दे शामिल हैं वो तो हैं ही, लेकिन मेरी खुद की भावनात्मक समझ अगर स्ट्रांग है, मैं इमोशनली स्मार्ट हूं, तो मैं इन लोगों को समझा दूंगा कि यह बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है, इसलिए ऐसा होने दीजिए, यह बच्चे के लिए भी अच्छा है, विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। और इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो यह होता है केस स्टडी लिखने का तरीका। पिछला केस स्टडी जो हमने करा था वहां पर क्या था कि वहां पर एज अ सिविल सर्वेंट आप डिसीजन ले रहे थे। यहां पर एक कैसे, एक उप प्रधानाचार्य काफी नैतिक दायित्व वाला मुद्दा है, तो एक बड़ा दायित्व होता है कि समाज की रचना करता है शिक्षक, तो शिक्षक के रूप में आपके दायित्वों का यहाँ पे हमने चर्चा किया। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से अगर आप केस स्टडी पे लगातार चर्चा करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपकी केस स्टडी की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं भी आगे यूपीएससी के अलग अलग केस स्टडी जो कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं उससे आप लोगों को अपडेट कराते रहूंगा, ताकि आप लोग केस स्टडी में परिपक्व हो जाएं और जो 120 नंबर यूपीएससी देता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है। तो आप अपने जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ये प्रयास कैसा लग रहा है इसको लेकर के भी कमेंट कर सकते हैं, इससे हमें भी अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो जरूर बताएं, हम उसके बारे में जरूर प्रयास करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।